हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया होता है और यहाँ पर 5 लोग की मौत और 12 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और वजह बताई जाती है कि कंस्ट्रक्शन साइट में खराब मटेरियल यूज किया गया था जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ। फिर हम हॉस्पिटल में हान को देखते हैं, उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है इस एक्सीडेंट की वजह से। अब तभी यहाँ पर हान की गर्लफ्रेंड शाओ आ जाती है और वो उसे बताता है कि मेरी मॉम अब चली गई। शाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शाओ को इस बारे में पता लगता है कि ये जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है ये उसके डैड की गलती की वजह से हुआ। वो शाओ को बताते हैं कि तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने खराब मटेरियल यूज करने की परमिशन दे दी। मेरे लिए तुम्हारी जान से ज्यादा दूसरों की जान बिल्कुल नहीं है। शाओ को ये जानकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने डैड से कहती है कि अब मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है कि दूसरों की जान पे मेरी जान बची है। तो आखिर इस हार्ट का फायदा ही क्या? मुझे तो लग रहा है मुझे मर जाना चाहिए। मेरी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई और उसमें से हान की मॉम भी थी। आखिर अब मैं हान को कैसे फेस करूंगी और अब मैं खुद को कैसे फेस करूंगी और उन सारे लोगों को कैसे फेस करूंगी। अब शाओ यहाँ हान को रोते हुए उससे सॉरी कहने लगती है और उन सारे लोगों को भी सॉरी कहने लगती है और वो सोचती है कि उसकी वजह से उन सभी की मौत हुई है। शाओ सोच लेती है कि इसकी सजा अब उसे खुद लेनी चाहिए और भरपाया करना चाहिए और यही सब सोचकर वो हान को बिना कुछ बताए उसे छोड़कर चली जाती है। इसी के साथ ही 8 साल बीत जाते हैं और शाओ यहाँ हॉस्पिटल में होती है। यहाँ एक छोटे बच्चे की सर्जरी करवाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो सोच लेती है कि वो अपनी मॉम की इयररिंग्स बेच देगी और ऑक्शन में बेचेगी तो उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब तभी यहाँ पर शाओ को उसकी कंपनी से उसकी बॉस का कॉल आता है और वो शाओ से कह देती है कि आज शाम ड्रिंकिंग पार्टी है जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आने वाले हैं तो उसे वहाँ पर आना पड़ेगा। फिर हम यहाँ शेन को देखते हैं जो कि प्लेन से बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि उसे भी ड्रिंकिंग पार्टी में इन्वाइट किया गया है, पर शेन वहाँ पर जाने के लिए मना करता है। फिर उसका असिस्टेंट उसे एक इयररिंग के बारे में बताता है जिसकी ऑनलाइन ऑक्शन में बिडिंग लगी है और असिस्टेंट बताता है कि मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया हूँ, ये मिस शाओ की मॉम की है, जिसका मतलब है कि मिस शाओ भी इसी शहर में होंगी। हान ये जानकर बहुत ही खुश होता है और असिस्टेंट को तुरंत ही शाओ के बारे में पता करने के लिए कहता है और वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और सोचता है कि मैं तुम्हें 8 साल से ढूंढ रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ चली गई। फिर हान यहाँ होटल के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका कजिन उसे पार्टी में आने के लिए मनाता है और कहता है कि मैंने बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को भी पार्टी में बुलाया हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो हान मना करता है कि मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसका कजिन येन से कहता है कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद तुमने अब तक किसी भी लड़की को डेट नहीं करे हो और मेरी मॉम तुम्हारे लिए बहुत फिक्र कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हान कहता है कि आंटी मेरी इतनी फिक्र कर रही है उसके लिए थैंक यू, लेकिन उनसे बता देना कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। और फिर हान तुरंत यहाँ से चला जाता है। तभी हम शाओ को पार्टी में जाते हुए देखते हैं। फिर येन यहाँ पार्टी में आकर बता देता है कि मेरा भाई अभी कंपनी के काम में बिजी है तो वो यहाँ पर नहीं आने वाला। फिर शाओ यहाँ पार्टी में पहुंच जाती है और अपनी बॉस से कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। येन जब शाओ को देखता है तो वो उसे देखते रह जाता है और तभी इतने में उसे हान की कॉल आ जाती है और वो शाओ को देखते हुए हान से बताता है कि भाई मुझे लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया। और तभी कॉल पे हान शाओ का नाम सुन लेता है और बहुत ज्यादा खुश जाता है और तुरंत ही वापस से कार्ड घुमाता है पार्टी में आने के लिए। यहाँ पर शाओ की बॉस से समझाती है कि लगता है मिस्टर येन तुम्हें इंटरेस्टेड है, इसलिए जाकर उनसे बात करो ताकि हमारी कंपनी की बिजनेस डील फाइनल हो, ठीक है। और वो जबरदस्ती शाओ को येन से बात करने के लिए भेज देती है और जैसी उसे पुश करती है तो वो यहाँ पर येन के ऊपर गिर जाती है और इतने में यहाँ पार्टी में हान आ जाता है और शाओ और हान दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। शाओ येन को देखते के साथ ही अपना कॉलेज टाइम याद करने लगती है कि कैसे वो दोनों डेट कर रहे थे और उसी ने फर्स्ट उसे चेस करी थी। शाओ यहाँ पर हान को देखकर खुश तो होती है पर वो सोचती है कि मैं अब बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ उससे प्यार करने के लिए। यहाँ पर सभी लोग हान को देखकर बहुत ही खुश होते हैं उससे बात करने के लिए, पर वो तो जल्दी से शाओ के पास आ जाता है। इतने में वो एक्टिंग करने लगती है कि हम पहली बार मिल रहे हैं और वो अपनी कंपनी की तरफ से उसे हेलो कहती है। तो हान को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि क्या ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। तो ये सुनकर शाओ की बॉस पूछ लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। फिर हान इसे हैंडशेक नहीं करता है और कहता है कि सॉरी मुझे लगा कि तुम मेरी कोई ओल्ड फ्रेंड हो। फिर हान बैठ जाता है और येन उसे पूछता है कि भाई आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो नहीं आने वाले थे ना। हान कहता है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। फिर येन शाओ से पूछ लगता है कि उसके बॉस ने बताया कि वो एक ट्रांसलेटर भी है तो क्या उसने फॉरेन लैंग्वेज भी मेजर करी है। तो शाओ बताती है कि नहीं, मैंने यहीं की यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टडी करी और फिर मैं अब्रॉड चली गई थी स्टडी के लिए और वहाँ पर मैंने फॉरेन लैंग्वेज भी सीख ली। तो येन इसकी तारीफ करता है कि अब समझ आया कि तुम्हारी बिजनेस स्किल्स भी अच्छी है। तो यहाँ पर हान टॉन्ट मारता है कि इसकी
बिजनेस स्किल अच्छी है या फिर ड्रिंकिंग स्किल। फिर हान सभी के साथ ड्रिंक ओपन करने के लिए जाता है और यहाँ पर शाओ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वो सोचती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो हान से इस तरीके से फिर से मिलेगी। फिर शाओ बाहर आकर स्मोकिंग करने जा रही होती है। इतने में यहाँ पर हान उसे देख लेता है और उसे पूछता है तुम स्मोक करना कब सीख गई। तो शाओ कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि बिजनेस स्किल्स में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो आती है। तो हान पूछता है कि क्या अपने आप को किसी और की बाहों में डालना ये भी क्या बिजनेस में आता है। तो शाओ कहती है कि वो डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये सुनकर हान कहता है कि तुम कितनी बदल गई हो, वो पहले वाली शाओ कहाँ चली गई। तो शाओ कहती है कि लोग बदलते हैं, देखो जैसे कि आज तुम इतने सक्सेसफुल इतने बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए हो और मैं बस एक ऑर्डिनरी सी एम्प्लॉय हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सभी को अट्रैक्ट करती हूँ और मैं और तुम सेम पाथ से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते। तो हान कहता है कि अगर ऐसी बात है कि तुम इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आप को तक बेच देती हो तो फिर तुम्हारे पास तो सबसे अच्छा मौका मैं हूँ ना, मुझसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तुम्हें और कौन दे सकता है। तो ये कहती है कि मिस्टर हान आप फनी बात मत करो, कहाँ मैं और कहाँ आप जैसे रिच बंदे को मैं कहाँ ही पसंद आऊंगी। ऐसा बोलकर ये तुरंत ही जाने लगती है। तो हान पूछता है कि तुम कब तक प्रिटेंड करने वाली हो, आखिर तुम ये मास्क पहन के थक नहीं गई। तो शाओ कहती है कि कौन सा मास्क, मैं ये रियल हूँ। तो हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे बिना गुड बाय किए बिना क्यों चली गई थी और आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों की। तो ये सुनकर फिर से शाओ येन और अपने पुराने टाइम याद करने लगती है और फिर वो से कहती है कि ये बहुत सिंपल है, मैं तुमसे खेल के थक गई थी इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप करी। पर हान नहीं मान रहा होता है और कहता है कि और एक्टिंग करती रहो। तो कहती है कि ठीक है चलो मैं सच बताती हूँ, मैंने तुमसे पैसों के लिए ब्रेकअप करी हूँ क्योंकि उस टाइम पर तुम गरीब थे और मैं बहुत ही अमीर थी और मैं सच में तुम्हारे साथ बस खेल रही थी और जब मेरा खेल की हो गया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली गई। ये सब सुनाकर शाओ यहाँ से जा रही होती है। तो हान से रोकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की लेकिन तुम जानती हो ना एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम ऐसे टाइप की बिल्कुल नहीं थी, तुम अमीर थी तो क्या हुआ, तुम्हें अपने फैमिली बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं था और तुम अभी मुझे बस झूठा एक्सक्यूज देने के लिए ये कह रही हो कि तुमने पैसे की वजह से मुझसे ब्रेकअप करी। तो कहती है कि लेकिन अब तो मुझे पैसे पसंद है। तो हान कहता है कि तुम्हारे डैड ने अपनी जान ले लिए थे लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए काफी पैसे छोड़ कर गए थे जिससे तुम जिंदगी भर अच्छी लाइफ जी सकती हो, तो आखिर वो सारे पैसे कहाँ पर है। तो ये कहती है कि मैंने बोली ना मुझे पैसे पसंद है तो मैंने अपने डैड के सारे पैसे खर्च कर दी। तो हान कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर तो तुम्हारे सामने एक बिलियनर रिच सीईओ खड़ा हुआ है जो कि तुम्हारा ओल्ड लवर भी है, तो फिर तुम अभी भी प्रिटेंड क्यों नहीं कर रही हो। अगर तुम मुझसे प्यार करने की एक्टिंग करोगी तो मेरे सारे पैसे तो ऑफकोर्स तुम्हारे ही होंगे, तो बताओ तो भी तुम यही कहोगी कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रही थी। तो शाओ चुप हो जाती है और तभी यहाँ पे लाइट जाने की वजह से वो डरने लगती है और फिर हान उसे हक कर लेता है और कहता है कि अब तुम दोबारा मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ऐसा बोलकर ये शाओ को किस करने जा रहा होता है पर इतने में लाइट्स ऑन हो जाती है तो शाओ इसे जल्दी से दूर होती है और फिर से सॉरी और बाय बोलकर अंदर भाग जाती है। और तभी यहाँ पर शाओ को हान को शाओ की रिंग शाओ को हान की इयररिंग मिल जाती है। फिर शाओ की बॉस यहाँ पर उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अभी मिस्टर हान के साथ और बात करनी होगी और बिजनेस डील करके ही रहना होगा। तो शाओ इसके लिए मना करने लगती है। तो इसकी बॉस इसे समझाती है कि कंपनी के लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा, चाहे तुम्हें जो ट्रिक्स आजमानी पड़ जाए। और फिर वो शाओ से कहती है कि वैसे तुम्हारी एक इयररिंग कहाँ है। फिर शाओ अपनी इयररिंग ढूंढने लग जाती है। तो यहाँ पर स्टाफ बताता है कि पार्टी अब खत्म हो गई है तो सभी को यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर शाओ अपनी बॉस के साथ बाहर आ जाती है और तभी यहाँ पर हान अपने भाई के साथ कार से आया होता है। तो यहाँ पर शाओ की बॉस येन को देखकर उसे बताने लगती है कि हमारी कार में कुछ खराबी हो गई है, तो क्या आप चेक कर सकते हो। तो येन मान जाता है कि हाँ मैं तो कार रिपेयर करने में बहुत अच्छा हूँ और फिर वो तुरंत ही कार से निकलकर कार रिपेयर करने चला जाता है। और शाओ की बॉस मौके का फायदा उठाने के लिए शाओ को हान से बात करने के लिए भेजती है। तो अपनी बॉस की वजह से शाओ यहाँ पर हान से बात करने जाती है और इतने में वो उसे उसकी इयररिंग दिखाता है और कार में बैठने के लिए कहता है। तो शाओ को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर हान कार लेकर निकल जाता है। तो येन यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि भाई मुझे तो साथ लेके जाता। फिर ये उसे कॉल करने लगता है तो हान अपना फोन स्विच ऑफ भी कर लेता है। फिर शाओ यहाँ हान से पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो कहता है कि घर पे। शाओ कहती है कि क्या तुम्हारा घर मेरा घर है। तो हान कहता है कि तुम तो इन सब चीजों में बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। शाओ कहती है कि तुम्हें मेरी बेइज्जती करनी है तो कर लो लेकिन पहले मेरी इयररिंग मुझे वापस कर दो। तो हान नहीं मान रहा होता है और कहता है कि ये चीज मुझे मिली है तो मैं तब तक तुम्हें वापस नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम आखिर इसे क्यों बेच रही हो। शाओ से चिल्लाती है कि आखिर तुम
मुझे कितना बुली करना चाहते हो। फिर शाओ को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि उस छोटे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल आए। फिर हान इसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देता है और देखता है कि शाओ जल्दी जल्दी में अपना फोन भूलकर चली गई, तो ये उसे देने के लिए जाता है। और तभी वो यहाँ पहुंचकर देखता है कि वो बच्चा शाओ को मम्मी कह रहा है। शाओ डॉक्टर से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर बताता है कि अब सर्जरी कंप्लीट हो गई है, तो बस उसे रेस्ट करने की जरूरत है, फिर वो ठीक हो जाएगा। शाओ डॉक्टर को थैंक यू बोलने लगती है कि उन्होंने बिना फीस लिए ही पहले ही सर्जरी कर दी है। वो कहती है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सर्जरी की फीस जल्द से जल्द भर दूंगी। तो उस बच्चे की ग्रैंडमा शाओ को चिल्लाने लगती है कि तुम बहुत ही अनलकी हो और तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडसन की ये हालत हो गई है, तुम यहाँ से निकल जाओ। और वो उसे स्टिक से मारने भी लग जाती है। तभी हान ये देखकर जल्दी से शाओ को बचाने के लिए बीच में आता है और उसके सर में थोड़ी सी चोट लग जाती है। फिर शाओ इसके सर पे मेडिसिन वगैरह लगा देती है और उससे सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, लेकिन देखो इस बात के लिए तुम ग्रैंडमा को ब्लेम मत करना, एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी है और वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती है। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडमा के साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और फिर ये इसका फोन और इसकी इयररिंग इसे वापस कर देता है और ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम अपने बच्चे की सर्जरी करवाने के लिए इयररिंग को बेचना चाहती थी। और फिर हानि से पूछना चाह रहा होता है कि क्या वो सच में उसका बच्चा है, पर इतने में ये बातें घुमाती है और कहती है कि काफी लेट हो गई है, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा बोलकर ही चली जाती है। अब तभी यहाँ पे ग्रैंडमा आकर हान को बात करने के लिए साइड में लेके जाती है और उससे काफी माफी मांगने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम शाओ को परेशान मत करना, और देखो मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी तो तुम्हें मुझसे जितने पैसे चाहिए ले लो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो ग्रैंडमा बहुत ही खुश जाती है और कहती है कि एक्चुअली मैं शाओ को मारना नहीं चाह रही थी और मैं बस एक्टिंग कर रही थी और उस एक्टिंग में गलती से तुम्हें चोट लग गई। हान पूछता है कि ग्रैंडमा मैं समझा नहीं, इसका क्या मतलब है। तो ग्रैंडमा इसे बताने लगती है मेरे ग्रैंडसन की सर्जरी फीस पूरे 1 लाख है और शाओ का हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, पर वो फिर भी हमारी हेल्प करना चाहती है, पर उसने पहले ही हमारी इतनी हेल्प कर चुकी है, तो आखिर मैं उससे और पैसे कैसे ले सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं ये सब एक्टिंग कर रही थी ताकि मैं उससे गुस्सा दिला दूँ और वो यहाँ से चली जाए। तो हान पूछता है कि यानी वो बच्चा शाओ का नहीं है। तो ग्रैंडमा बताती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्चुअली में लू के डैड कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट में मर गए थे और फिर 2 साल पहले उसकी मॉम भी इस दुनिया से चली गई, तो लू बेचारा अकेला हो गया और शाओ उसकी इतनी केयर करने लग गई कि वो उसे मॉम कहने लग गया। फिर ये जानने के बाद हान बहुत ही खुश होता है कि वो शाओ का असली बेटा नहीं है। फिर यहाँ पे ग्रैंडमा बताने लगती है कि शाओ ने उनकी फैमिली की कितनी हेल्प की है, वो हर साल उन्हें पैसे देती है और उसने उनके ग्रैंडसन की मेडिकल फीस कई बार भर चुकी है, इसलिए मैं उसे हमेशा गुस्सा दिलाती हूँ यहाँ से भगाने के लिए ताकि वो हम पे इतना पैसा ना खर्च करे। और फिर ग्रैंडमा हान से पूछती है कि वैसे तुम शाओ के हो कौन, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा अभी तो नहीं हो। तो ग्रैंडमा समझाती है कि फिर तो तुम उसे चेज करो ना, तुम इतने स्मार्ट और हैंडसम हो और उसके लिए परफेक्ट हो, और मुझे तो लगता है कि शाओ को भी तुम ही पसंद हो, बस वो कहती नहीं है तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। पर हाँ, अगर तुमने शाओ को फ्यूचर में मिसट्रीट करे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हान कहता है कि ग्रैंडमा फिक्र मत करो, मैं शाओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर शाओ जब सर्जरी की फीस भरने के लिए जाती है तो उसे पता लगता है कि किसी ने पहले ही उसकी फीस भर के चला गया। तो शाओ समझ जाती है कि वो कोई और नहीं हान है, तो वो जल्दी से बाहर उसे बात करने जाती है उसे सर्जरी की फीस के लिए पूछने के लिए। तभी वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर हान शाओ को उसके घर ले आता है और पूछता है कि वो बच्चा और वो ग्रैंडमा तुम्हारे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, तो भी तुम उनकी हेल्प क्यों कर रही हो। ये कहती है कि मैं अच्छी इंसान नहीं बन सकती क्या, इसमें क्या ही गलत है। हान कहता है कि मैंने थोड़ी ना कहा कि तुमने कुछ गलत की, तो आखिर तुम नर्वस क्यों हो रही हो। शाओ कहती है कि अच्छा वैसे तुमने सर्जरी की फीस भर दी है उसके लिए थैंक यू। और फिर वो अपनी इयररिंग देने लगती है, कहती है कि इसके बदले में ये ले लो। हान कहता है कि समझ लो कि मैं भी कोई अच्छा पर्सन बन गया हूँ, तो मैंने किसी की हेल्प कर दिया। पर शाओ नहीं मानती और कहती है कि नहीं से ले लो, क्योंकि तुमने मेरी वजह से उसकी हेल्प करे हो, तो मैं तुम पर अपना कोई भी कर्जा नहीं रखना चाहती हूँ। तो हान मान जाता है कि ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ 80,000 का है, सर्जरी फीस 1 लाख थी, तो अभी भी 20,000 बचा है, तो उसके बदले में बस तुम मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, अगर मुझे सही जवाब लगा तो मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए होंगे। शाओ इसके लिए मान जाती है। तो हान पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों करी। तो शाओ फिर से याद करने लग जाती है कि कॉलेज टाइम में उसने हान को चेस करी थी, वो कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था और उसी ने उससे प्रपोज करी थी कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब यहाँ पर वो हान को जवाब देती है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं था इसलिए। फिर हान ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि अब भी कार से बाहर निकलो, और हाँ मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हें 20,000 धीरे धीरे करके पे करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें ही शौक है ना मेरे ऊपर कर्जा ना रखने का, तो फिर याद से दे देना। फिर शाओ कार से बाहर निकल जाती है और हान तुरंत यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ अपने डैड के फ्रेंड मिस्टर शू की कंपनी गई होती है उनसे पैसे मांगने के लिए, जो कि उसने उसके डैड से उधार लिए थे।
पर ये मिस्टर शू तो शाओ के डैड के पैसे उसे देने के लिए मान ही नहीं रहा होता है और उसे यहाँ से भगाने लगता है। शाओ कितना उसे मनाती है कि एक तो उसके डैड ने उसकी हेल्प करे, उसे पैसे दिए, तो वो पैसे उसे वापस करने चाहिए, पर ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है। तो शाओ बाहर निकल कर सभी एम्प्लॉयज के सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है और उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो इतने टाइम से उसे डेट कर रहा था और अब उसे ब्रेकअप कर रहा है, और ये ऐसा जानबूझ के कर रही होती है ताकि वो अपनी बेइज्जती से डर के इसे सारे पैसे दे दे। पर ये बंदा तो फिर भी नहीं मान रहा होता है। इतने में यहाँ कंपनी में हार आ जाता है और मिस्टर शू से कहने लगता है कि आप मेरे साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो ये आपकी कंपनी में सब क्या चल रहा है। फिर ये शाओ से पूछता है कि तुम मिस्टर शू के साथ कौन से रिलेशनशिप में हो, तो ये कहती है कि वही रिलेशनशिप जिसके लिए ये एम्बैरेस्ड हो रहे। हान कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर इससे पैसे लेने के लिए आई हो। ये पूछता है कि कितने पैसे, तो ये बताती है कि 1 लाख। तो हान मिस्टर शू से कहता है कि इसे इसके पैसे दे दो। तो हान के डर से मिस्टर शू शाओ को उसके पैसे लाकर दे देता है और पैसे लेकर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर हान यहाँ मिस्टर शू के साथ अपनी बिजनेस डील भी कैंसिल कर लेता है और फिर शाओ के साथ लिफ्ट में आ जाता है। और फिर वो यहाँ शाओ से कहता है कि वो आदमी तुम्हारे डैड की एज का है। तो ये कहती है कि ओल्ड है तो क्या हुआ, मुझे बस पैसे से मतलब है। तो हान कहता है कि तुम 1 लाख में बिक गई, सच में तुम बहुत ही चीप हो। शाओ कहती है कि मैं चीप हूँ कि नहीं, ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा नहीं, और वैसे अगर तुम्हें भी मुझे पैसों में रखना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। हान कहता है कि तुम अपने आप को इतना ऊपर लेवल का मत समझो। शाओ कहती है कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो ठीक है, फिर मुझे जाने दो, मेरे पैसे कमाने के बीच में मत आओ। तो हानि से रोककर पूछता है कि आखिर तुमने, तो हानि से रोककर पूछने लगता है कि अब तक कितने सारे लोगों ने तुम्हें रख चुके हैं। तो ये कहती है कि बहुत सारे, मुझे नंबर्स भी याद नहीं। ये सुनकर हान बहुत जेलस हो जाता है और जल्दी से शाओ को पकड़ के अपनी कार के पास लाता है और उसे कार में बैठाने लगता है। तो ये कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। हान कहता है कि तुम्हें एक्टिंग करने का शौक है ना, तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। और फिर वो भी शाओ के साथ कार में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम तो ये सब चीज में एक्सपीरियंस हो ना, तो कंटिन्यू करो। शाओ कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी इन सब में एक्सपीरियंस है। हान कहता है आखिर मेरे एक्सपीरियंस का तुमसे क्या लेना देना है, और तुम मुझे बताओ कि आखिर वो स्ट्रांग वाली शाओ कहाँ चली गई। फिर कॉलेज टाइम में हम देखते हैं कि शाओ को जब भी कोई लड़का छेड़ता था तो ये उसे खूब मारती थी, और ये चीज देखकर हान भी उससे बहुत ही इम्प्रेस था। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं जिस शाओ को जानता हूँ वो फाइट बैक करना जानती है, आखिर वो ऐसी ही नहीं थी, तो वो वाली शाओ कहाँ चली गई। फिर ये कार से बाहर निकल जाता है और शाओ से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ये इसके 20,000 इसे देने लगती है और कहती है कि अब मेरा कर्जा पूरा हुआ और तुम फिक्र मत करो, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। और फिर शाओ यहाँ पैसे रख कर रोते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाओ अपनी कंपनी की पार्टी में गई होती है और यहाँ पर इसकी बॉस इसकी तारीफ करती है कि उसकी वजह से ही मिस्टर हान ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, और वो इस खुशी में शाओ को प्रमोट भी कर रही होती है। तो शाओ इसके लिए मना करती है और बताती है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी वजह से नहीं मिली है, क्योंकि मेरा मिस्टर हान के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मैं कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ और इस शहर से जा रही हूँ। फिर इसके बाद शाओ जैसी वॉशरूम से बाहर आती है तभी कोई पुराना क्लाइंट उसे देखकर पहचान जाता है और फिर वो उसे ड्रिंक कराने के लिए और भी सारे क्लाइंट से मिलवाता है। तभी शाओ यहाँ हान को देख लेती है और सोचती है कि मेरे हर एम्बैरेस मोमेंट पे ये क्यों प्रेजेंट रहता है। हान शाओ के साथ ड्रिंक करने के लिए मान जाता है तो वो भी उसे ड्रिंक सर्व करके देती है। तभी ये इसे ड्रिंक लेता है और पैसे इसके शर्ट में डाल देता है। फिर इसी के साथ ही फिर से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हान शाओ को कॉलेज की गेट की एंट्री पर ही रोक लेता है कि ऐसे ड्रेसेस पहनकर वो कॉलेज में नहीं आ सकती है और वो उसे रूल तोड़ने का फीस भरने के लिए कहता है। तो शाओ कहती है कि तुम तो वही टॉप स्टूडेंट हो ना जो कि स्पीच दे रहे थे, बताओ आखिर मेरे कपड़े में क्या ही गलत है। तो हान से बताता है कि तुम्हारी शॉर्ट्स काफी छोटी है और तुम्हारी शर्ट के बटन भी खुले। तो शाओ कहती है कि शर्ट के बटन तो तुम्हारे भी खुले हुए। फिर वो पैसे देने के लिए मान जाती है और उसकी शर्ट के अंदर पैसे डाल देती है और वहां से चली जाती है और बेचारा बस देखता रह जाता है। फिर शाओ सोचती है कि इसे सच में मुझसे रिवेंज लेना आता है। फिर यहाँ पर वो इतनी सारी ड्रिंक कर लेती है और फिर बहुत ड्रंक हो जाती है। तो हान यहाँ पर उसकी केयर कर रहा होता है। अभी शाओ से कहने लगती है कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। तो ये कहता है कि देखो कि मैं कौन हूँ। शाओ कहती है कि तुम्हारे शर्ट के बटन खुले हुए तो तुम्हें इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, समझे। तभी हानि से रोकता है और कहता है कि तुम होश में आओ। फिर शाओ इसके पैसे निकाल कर देने लगती है और कहती है कि तुम बड़े खुश हो रहे हो ना कि तुम बहुत ही रिच हो, और फिर रोने लग जाती है कि आखिर मैं इतनी गरीब क्यों। फिर हान इसके आंसू पोंछने लगता है तो शाओ कहती है कि सॉरी। ये पूछता है कि तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो। तो कहती है कि तुम्हें हर्ट करने के लिए। तो हान पूछता है कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। ये कहती है कि एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोली थी। और फिर ये और कुछ बताने जा रही होती है कि इतने में उसके ऊपर वॉमिटिंग कर लेती है और फिर सो जाती है।
फिर हान यहाँ स्टाफ को बुलाकर उसकी ड्रेस चेंज करवा देता है और फिर उसकी केयर करते हुए उसे देख ही रहा होता है कि तभी वो नींद में उसी का नाम लेने लग जाती है। तो हान याद करता है कि इसी नाम से वो उसे कॉलेज टाइम में भी बुलाया करती थी। फिर वो नींद में उसे कहने लगती है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते हो, मैं इतनी सारी चीजें करती हूँ ताकि तुम मुझसे नफरत करो। तो हान ये सब सुनकर सोचता है कि यानी ये सब वो जानबूझ के कर रही है। फिर वो इसका रीजन उससे पूछने लगता है तो वो कहती है कि नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, तुम सो जाओ। और फिर हान उसके फोरहेड पर किस करके यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाओ सपने में उन सारे लोगों को देखने लगती है जिनकी जान उस एक्सीडेंट में चली गई थी और ये सारे लोग शाओ को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसके डैड की वजह से उनके साथ ये सब हुआ। फिर शाओ की जब नींद खुलती है तो वो यहाँ पर हान को बैठे हुए सोते हुए देखती है और फिर ये देखती है कि उसकी ड्रेस भी चेंज है। फिर ये जल्दी से अपने ड्रेस पहनने के लिए चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में शाओ यहाँ कंपनी आई होती है जहाँ पर उसका काफी पेट दुख रहा होता है। फिर हान भी जब यहाँ कंपनी आता है तो वो शाओ को ऐसे देख लेता है और फिर ऑफिस के बाद शाओ की हालत बहुत ही खराब होती है पर इसे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। यहाँ पर हान पहुंच जाता है अपनी कार लेकर और शाओ को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। वो इतनी आसानी से तो मान ही रही होती है पर ये उसे जबरदस्ती कार में बैठा के उसके घर तक छोड़ देता है और उसे मेडिसिन भी देता है। फिर ये जैसे घर पहुंचती है तो देखती है कि उसमें उसने वो मेडिसिन भी दी है जो कि वो जब हान के घर पे गई थी तो उसकी मॉम ने उसे पिलाई थी जिससे उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। फिर शाओ जब वॉशरूम में चली जाती है तो यहाँ पर हान की मॉम उसे समझाती है कि वो कितनी अच्छी लड़की है तो तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम भी उसे लाइक करते हो। फिर शाओ यहाँ सब सुन लेती है और बहुत ही खुश होती है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शाओ के मोबाइल में रिमाइंडर बजने लगता है जो सुनते के साथ ही वो घर से बाहर आ जाती है और देखती है कि हान यहीं पर ही बैठा होता है। यहाँ पर वो जल्दी से भाग कर आती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और उसकी मेडिसिनल टी के लिए उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तो ये इसे रोककर पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर बस मुझे हैप्पी बर्थडे विश करने आई थी। तो शाओ कहती है कि मुझे बस तुम्हारा बर्थडे याद आ गया था तो मैं तुम्हें विश करने आ गई। हान कहता है कि तुम्हें सच बोलना चाहिए कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं आया बल्कि तुम मेरा बर्थडे भूली ही नहीं थी। तुम्हें पता है मैं यहाँ पर तुमसे मिलने इसीलिए आया था ताकि मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर सकूं और तुम्हारे साथ डिनर कर सकूं। शाओ कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा बर्थडे खराब हो गया और ये बोलकर वो फिर से जा रही होती है। तो हान इसे रोककर कहता है कि तुम मुझे ध्यान से देखो, मैं तुम्हें 8 सालों से ढूंढ रहा था और मैं तुमसे पूछना चाहता था कि आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी, लेकिन इससे पहले तुम अपने आप से पूछो कि ये सारी चीजें तुम क्यों कर रही हो। तुम जानबूझ के वो सारी हरकतें कर रही हो ताकि मैं तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करूं और तुम्हारी ये सारी चीजें करके मुझे दूर करने का बस यही रीजन है क्योंकि तुम मुझे सच में लाइक करती हो और अभी भी लाइक करती हो। तो ये सुनते के साथ ही शाओ हान को किस कर लेती है पर फिर उसे याद आने लगता है कि कैसे उसके डैड की वजह से इतने सारे लोग मर गए थे और वो सब उसे ब्लेम करने लग जाते हैं। तो शाओ हान से दूर हो जाती है और फिर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए था क्योंकि मैं तुम्हारे लायक हुई नहीं। हान कहता है कि फिर आखिर तुम अभी ये सब क्या कर रही थी। शाओ कहती है कि तुम ये सब भूल जाओ, वैसे भी मैं इस शहर को छोड़कर जाने वाली हूँ और अब हम दोनों दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। फिर हान बहुत ही गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और शाओ भी रोने लगती है। नेक्स्ट डे वो अपने कंपनी जाकर रिजाइन कर रही होती है और वो अपनी सारी चीजें पैक करके यहाँ से निकल रही होती है। तो शाओ का फ्रेंड उसे कहता है कि अगर तुम्हें कभी फ्यूचर में मेरी हेल्प की जरूरत हो या कभी जॉब चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर शाओ सभी को बाय बोलकर जा रही होती है और इन लोगों को रात में पार्टी में आने के लिए बोलती है। फिर पार्टी के बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और शाओ के साथ उसका फ्रेंड बचता है और वो शाओ को मनाता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं और मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकती हो। तो शाओ इसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर दोनों ही साथ में ड्रिंक करते हुए काफी बातें करने लगते हैं और फिर शाओ जब वॉशरूम से वापस यहाँ पर आती है तो देखती है कि कुछ गुंडे लोग उसके फ्रेंड को बुली कर रहे हैं। फिर ये उनसे फाइट करने लग जाती है अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए और अभी दोनों ही मिलकर लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर हान भी पहुंच जाता है शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए और हान को फिक्र होती है कि शाओ को कोई चोट न लग गई हो। पर फिर हान साइड में खड़े होकर देख रहा होता है कि शाओ तो अपने फ्रेंड की इतनी केयर कर रही है। तो यहाँ पर हान के फ्रेंड को ये देख ही नहीं जा रहा होता है कि हान ऐसे साइड में खड़ा है और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे की केयर कर रही है। फिर हान से कहता है कि चल मैं ही तेरी हेल्प करता हूँ। फिर ये शाओ के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें जो प्रोटेक्ट कर रहा था उसे भी चोट लग गई है तो उसे भी कुछ मेडिसिन लगा दो। तो शाओ यहाँ पर हान की चोट पर भी मेडिसिन लगाने के लिए आ जाती है तो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर उसे पूछता है कि वैसे तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो शाओ बताती है कि वो मेरा कलीग है और साथ ही मेरा फ्रेंड भी। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और शाओ का फ्रेंड यहाँ से चला जाता है। फिर शाओ भी जाने वाली होती है तो हान कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और मुझे मना मत करना। फिर इसके बाद हान शाओ को उसके घर छोड़ देता है और पूछता है कि तुम कब निकलने वाली हो। फिर हान पूछता है कि तुम कहाँ जाने वाली हो तो शाओ ये नहीं बताती। तो हान कहता है कि लगता है तुम मुझे नहीं बताओगी। तो शाओ कहती है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो कार से बाहर निकल जाती है। तभी इसे कहता है कि मैं तुम्हें 8 सालों से ढूंढ रहा था तो मैं वापस से 8 साल लगाने के लिए तैयार हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए।
इसलिए अब तुम चाहे जहाँ चली जाओ मैं तुम्हें डेफिनेटली ढूंढ के रहूंगा। तो ये कहती है कि तुम्हारी मर्जी, और ऐसा बोलकर अपने घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ टैक्सी में बैठकर यहाँ से जाने के लिए निकलती है और फिर वो हान की मॉम की ग्रेव पर गई होती है और उनसे माफी मांगने लगती है और रोते हुए कहती है कि अब तक मैं आपको फेस नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ना होती तो मेरे डैड ऐसा कभी नहीं करते। फिर शायद आपका ट्रीटमेंट हो चुका होता और आप सरवाइव करती तो आज आप देख पाती कि आपका बेटा कितना सक्सेसफुल हो चुका है। फिर शाओ काफी बार सॉरी बोलते हुए यहाँ से रोते हुए चली जाती है और फिर वो होम टाउन आ जाती है अपनी ग्रैंडमा के घर पे और वो देखती है कि यहाँ पर कुछ लोग पैसे मांगने के लिए आए होते हैं। उसके ग्रैंडमा और उसके अंकल को परेशान कर रहे होते हैं। शाओ की ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसके अंकल ने इन सारे लोगों के साथ जुए के खेल में काफी पैसे हार गए और वो लोग यहाँ उससे पैसे मांगने के लिए आए। तो शाओ इन लोगों से पूछती है कि उन्हें कितने पैसे चाहिए, तो ये लोग बताते हैं कि पूरे 2 मिलियन। शाओ कहती है कि मैं ये पैसे आप लोग को दे दूंगी, बस आप लोग मुझे 3 दिन का टाइम दो। और वो अभी के लिए इन लोगों को कुछ पैसे दे देती है और बताती है कि मेरे पास अभी इतनी सेविंग्स है। तो फिर ये लोग मान जाते हैं और शाओ को 3 दिन का टाइम देकर यहाँ से जाने लगते हैं। शाओ कहती है कि बस मेरी एक और हेल्प कर दो, मेरे अंकल को भी अपने साथ लेकर जाओ और इन्हें जाकर कहीं बाहर फेंक दो। तो ये लोग इसके अंकल को उठा के लेकर चले जाते हैं। फिर शाओ तुरंत ही हान को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो यहाँ इस शहर आ जाता है और दोनों ही बाहर लंच करने के बहाने रेस्टोरेंट मिलते हैं। शाओ कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पर बुला ली। तो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर कोई काम से आने वाला था, तो चलो हम लोग खाना खाते हुए बात करते हैं। ये कहती है कि मुझे तुमसे 2 मिलियन उधार चाहिए। तो कहता है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। शाओ कहती है कि मेरे अंकल ने बिना बताए मेरे ग्रैंडमा का घर बेच दिया। तो हान कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर शाओ से कहती है कि तुम मुझे ये सब पैसे दे तो रहे हो, लेकिन मैं ये सब तुमसे बस उधार ले रही हूँ और इन पैसों के बदले में मैं तुम्हें अपने आप को बेच रही हूँ और उसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकती। तो हान से चिल्लाता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो। क्या तुम्हें ये सब करके मजा आ रही है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें क्यों रखना चाहूंगा? शाओ कहती है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आज मैंने जो भी तुमसे बोली उसके बारे में भूल जाना। ऐसा बोलकर ये जा रही होती है तो ये रोक लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है। फिर दोनों ही साथ में होटल रूम में आ जाते हैं और शाओ से कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ। तो कहता है कि तुम सच में बहुत ही स्किल वाली हो। तो कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरी क्या आइडेंटिटी है। फिर वो वॉशरूम में आने के बाद अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं और हान इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फिर शाओ अपने आप को काफी प्रिपेयर करने के बाद जैसे ही रूम से बाहर निकलती है तभी हान उसे किस करने लग जाता है, पर शाओ से रोक ही नहीं रही होती है। तो हान कहता है कि तुम पहले ऐसी नहीं थी, अब तुम कॉम्प्रोमाइज करने वाली बन गई हो और इतनी वीक बन गई हो, तुम पहले वाली शाओ रही नहीं। और फिर वो बताता है कि मैं बाजू वाले रूम में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ काम होगा तो मुझे बता देना। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती ही शाओ जैसी रूम से बाहर आती है तो हानी से इस बारे में बताता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर कर दिया और अब से तुम्हारी ग्रैंडमा को भी कोई परेशान नहीं करेगा और मैंने केस फाइल कर दिया, घर का इशू भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसके लिए थैंक यू बोलती है और फिर से कहती है कि आखिर तुम इतनी स्मोक क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हान कहता है कि तुम भी तो स्मोक करती हो ना, तो तुम्हें मुझे नहीं बोलना चाहिए। शाओ कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे। तो ये सुनकर हान खुश होता है और कहता है कि चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। और फिर वो इसे लेकर अपने फ्रेंड से मिलवाने के लेकर जाता है और यहाँ पर ये सभी साथ में मिलके बोर्ड गेम खेलते हैं। फिर शाओ जब वॉशरूम जाती है तो हान की एक फ्रेंड उसे इस बारे में बता देती है कि हान पहले से इंगेज्ड है तो इसे उसे दूर रहना चाहिए। फिर शाओ और हान जब कार में बैठकर यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी ये से कहती है कि हमारी रिलेशनशिप अब हमें एंड करनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इंगेज्ड हो तो मैं कभी तुम्हें हेल्प के लिए नहीं बोलती। हान कहता है कि मेरी ये शादी मेरे पेरेंट्स ने अरेंज करी, तो तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो। शाओ कहती है कि नहीं, अब हमें ये सब स्टॉप कर देना चाहिए। और फिर वो यहाँ डोर लॉक खोलने की कोशिश करती है तो ये जल्दी से लॉक कर देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम पे पूरे 2 मिलियन खर्च किया हूँ, तो तुम्हारे बोलने पर ये चीज कैसे खत्म हो सकती है। शाओ कहती है कि मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगी। हान कहता है कि तुम पैसे कहाँ से लाओगी, क्या तुम अब किसी और के पास जाने वाली हो। शाओ कहती है कि जाना पड़ा तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास तो नहीं आऊंगी। तो हान जल्दी से शाओ को किस कर लेता है और कहता है कि मेरे पास से अलावा तुम्हारे पास कहीं और जाने की चॉइस नहीं है, और अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रही थी। तो ये कहती है कि तुम एंगेज्ड हो इसलिए। हान इसे बताता है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो शाओ कहती है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जेलस हो। शाओ कहती है कि मैं अपनी जगह जानती हूँ, तो आखिर मैं जेलस क्यों होंगी, मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूँ। हान कहता है कि फिर आखिर तुम्हारा ये सब करने का क्या मतलब था, तुमने मुझे प्रोवोक क्यों की, क्या तुम ये सब ट्रिक्स खेल रही थी। तो शाओ कहती है कि मैं बस हमारे रिश्ते को एक एंडिंग देना चाहती थी। तो हानी से कहता है कि हमारे बीच की एंडिंग तुम डिसाइड नहीं करोगी। फिर यहाँ पर शाओ को उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना,
मेरे पेरेंट्स यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। फिर शाओ तुरंत ही अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए रेस्टोरेंट पहुँचती है, जहाँ पर वो उसे अपने मॉम डैड से मिलवाता है। शाओ अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसके मॉम डैड के सामने अच्छे से एक्टिंग करती है। फिर डिनर के बाद जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, तभी हान उससे बात करने के लिए उसे साइड में ले लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें दूसरे की गर्लफ्रेंड बन के बहुत ही खुशी मिल रही है। ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछे करके आए हो। हान कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, तुम जब दूसरे की गर्लफ्रेंड बन के घूम सकती हो तो फिर। तो शाओ बताती है कि मैं बस अपने फ्रेंड की हेल्प करने आई हूँ। ये कहता है कि बताओ उसने तुम्हें कितने पैसे दिए, मैं तुम्हें डबल दूंगा। तो शाओ कहती है कि वो तो बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन तुम तो इंगेज्ड हो और मैं एक मैरिड मैन को डेट नहीं करती हूँ। तभी हान फिर से शाओ को किस कर लेता है और उसे कहता है कि यहाँ डिनर करने के बाद घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर यहाँ पर हान घर पे शाओ का वेट कर रहा होता है। जैसे वो यहाँ पर आती है तो वो कहती है कि मैं घर आ गई। वो गुस्से में होने की एक्टिंग कर रहा होता है, तो ये सोचती है कि ये कितना चाइल्डिश है। फिर ये इसके लिए एप्पल लेकर आती है और कहती है कि तुम्हें भूख लग रही होगी ना, तो इसे खा लो। और फिर वो उसके लिए छीलने लगती है और तभी शाओ के हाथ में चोट लग जाती है। तो हान उसकी फिक्र करने लगता है और जल्दी से उसके हाथ में मेडिसिन लगाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम जर्मनी में अकेले रहती थी, क्योंकि तुम्हें तो खुद का ख्याल भी नहीं रखना आता है। शाओ कहती है कि तुम मुझे ऐसे शक करके क्या देख रहे हो, मैं सच में अकेले ही रहती थी और तुम्हें पता है मैंने स्कॉलरशिप भी जीती। हान कहता है कि क्या सच में तुम्हें इतना दिमाग है। शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी स्मार्ट तो नहीं हूँ, मैंने देखी थी तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो कितना ज्यादा अच्छा हुआ था और तुम्हें अवार्ड भी मिला था। ये सुनकर हान शॉक होता है और कहता है कि क्या तुम मेरा एक्सपेरिमेंट देखने आई थी। तो शाओ बताती है कि हाँ, मैं जर्मनी से सीक्रेटली वापस आई थी। हान ये सुनकर खुश होता है और फिर इसे बताता है कि वैसे मैं भी तुमसे मिलने के लिए जर्मनी गया था, पर मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया और जहाँ मैं गया वहाँ से तुम कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी। फिर शाओ को मैसेज आता है, तो वो यहाँ हान को बताती है कि कल मैं बाहर जाने वाली हूँ, मुझे जॉब मिल गई है। मैंने बोली थी ना कि मैं पैसे कमा कर तुम्हें वापस कर दूंगी, तो मैं अपना प्रॉमिस भूल ही नहीं हूँ। हान कहता है कि तुम्हें कौन सी जॉब मिली है। तो ये बताती है कि मैं 8 साल के एक बच्चे को ट्यूटर करने वाली हूँ और उसे फ्रेंच सिखाने वाली हूँ। हान कहता है कि तुम्हें फ्रेंच भी आती है। तो शाओ कहती है कि मैंने पैसे कमाने के लिए सीख ली। फिर नेक्स्ट डे शाओ अपनी ट्यूटरिंग जॉब पर आ जाती है और तभी यहाँ पर हान और येन आ जाते हैं और शाओ को पता लगता है कि ये तो हान की आंटी का घर है। यहाँ पर येन शाओ को देखकर खुश होता है और शाओ ये सब जानने के बाद सोचने लगती है कि अच्छा, तो ये सारी हान की प्लानिंग थी, उससे पहले से पता था, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर जॉब दिलाया। फिर यहाँ पर येन अपनी आंटी से कहने लगता है कि मैं शाओ को गार्डन में वॉक कराने के लिए लेकर जाता हूँ और उसे गार्डन भी दिखा दूंगा। तो शाओ भी मान जाती है और वो येन के साथ बाहर आ जाती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बीच में यहाँ हान आ जाता है और वो येन को कोई काम से भेज देता है और फिर जल्दी से शाओ का हाथ पकड़ के उसे साइड में लेकर आ जाता है और फिर उसे किस करने लगता है। तो शाओ जल्दी से उसे दूर करती है और कहती है कि तुम्हारी आंटी का घर है, कोई हमें देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा। हान कहता है कि क्या तुम्हें सच में इतना डर लग रहा है कि हमारी रिलेशनशिप के बारे में सब जान जाएंगे। अभी येन जब तुम्हें बातें करने के लिए यहाँ पे ला रहा था तो तुम तुरंत आ गई। शाओ कहती है कि तुम्ही ने पहले प्लानिंग करे थे ना और मुझे बताया भी नहीं कि ये जॉब तुम्ही ने मुझे दिलाया। हान कहता है कि हाँ, ये जॉब मैंने तुम्हें दिया, इसमें लेकिन मेरी क्या गलती है। अब तभी यहाँ पर आंटी का बेटा आ जाता है और वो शाओ से पूछने लगता है कि मिस हमारी क्लास कब स्टार्ट होगी। तो शाओ से कहती है कि अब छोड़ो, मुझे क्लास के लिए जाना है। तो हान कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। शाओ मान जाती है कि ठीक है, मैं ये जॉब छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर शाओ जब हान के छोटे भाई को पढ़ा रही होती है तभी यहाँ हान बीच में आ जाता है और वो यहाँ शाओ को टच करते हुए उसे डिस्टर्ब करने लगता है। तो वो यहाँ से उसे भगा देती है कि मुझे तुम डिस्टर्ब मत करो। फिर यहाँ पर येन भी आ जाता है शाओ को फ्लावर्स देने के लिए। दूसरी तरफ हान के अंकल उसे उसकी फियांसी से मिलवाते हैं जिसका नाम तैंग होता है। वो यहाँ हान से हैंडशेक करके बहुत ही खुश हो रही होती है और उसे बताती है कि वो दोनों बहुत पहले ही मिल चुके हैं। तभी शाओ यहाँ पर आकर इन दोनों को देख लेती है और बहुत ही अपसेट होने लगती है। तो उसके हाथ में पेन होता है। फिर शाओ को देखकर हान इस लड़की का हाथ तुरंत ही छोड़ देता है, तो वो बहुत ही गुस्सा होती है। फिर शाओ येन से इस बारे में पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन थी। तो ये बताता है कि वो मेरे भाई की फियांसी थी। तो ये अपसेट हो जाती है और सोचती है कि यानी हान सच में इंगेज्ड है। फिर शाओ को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है। तो शाओ ने बताती है कि मैं अभी जॉब पर आई हूँ और थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। तभी इतने में तैंग यहाँ पर आकर इसके ऊपर पानी फेंक देती है और चिल्लाने लगती है कि हान की फियांसी मैं हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे फियांसी से दूर रहो और उसे सेड्यूस करने का सोचना भी मत। तो शाओ भी इसे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पे कोई भी इल्जाम लगाओगी और मैं बस सुन के लूंगी। फिर जैसे यहाँ पर हान आता है तो तैंग उसके सामने एक्टिंग करने लगती है, पर हान तो उसे देखता भी नहीं है और वो शाओ के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, इसने बस मेरे ऊपर पानी फेंकी है। फिर तैंग यहाँ पर हान को चिल्लाती है कि तुम्हारी फियांसी मैं हूँ तो तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो और इसने मुझे पहले बुली की थी। हान कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए तुम चुपचाप से शाओ से माफी मांगो, क्योंकि पहले तुमने उसे बुली की थी और उसने बस फाइट बैक करी है।
तैंग शाओ से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हान को सेड्यूस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी हान की शादी तो मेरे साथ होगी। तो हान इसे चिल्लाता है कि ये शादी पेरेंट्स ने डिसाइड करे और मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। तो ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम ये सब इसकी वजह से कर रहे हो, और फिर ये शाओ के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है। तो ये इसका हाथ रोकता है और कहता है कि अब भी शाओ से माफी मांगो, पर ये माफी मांगने के लिए रेडी नहीं होती है। तो ये इसे पुल में गिरा देता है। फिर हान के अंकल आंटी उसे इस बारे में पूछते हैं कि आखिर दोनों लड़कियां भीग कैसे गई। तो हान कहता है कि तैंग गलती से पानी में गिर गई थी और शाओ उसे पानी से निकालने गई थी। और ये तैंग से कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना। तो तैंग को हाँ कहना ही पड़ता है और फिर उसकी आंटी उसे शाओ को थैंक यू बोलने के लिए बोलती है जो उसने उसकी जान बचाई। फिर ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर करते हैं और उसके बाद शाओ यहाँ से जाने के लिए निकल रही होती है और येन उसे छोड़ने जाने वाला होता है। तभी यहाँ पर हान अपने भाई येन से इस बारे में डिस्कस करता है कि एक्चुअली में वो शाओ को लाइक करता है, इसलिए वो उस पे गिव अप तो नहीं करने वाला बल्कि उसे गिव अप करनी पड़ेगी। फिर हान शाओ के साथ कार में आ जाता है तो वो इसे कहती है कि वो तुम्हारा भाई है ना, तो आखिर तुम वो सब उसे क्यों कह रहे थे, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी। हान कहता है कि वो मेरा भाई है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें गिव अप नहीं कर सकता। शाओ कहती है कि लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी को ऐसा पता चल गया कि मेरी वजह से दो रिच भाइयों के बीच में फाइट हुई है तो फिर मेरा नाम तो खराब हो जाएगा। हान कहता है कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे ही डेट करो। और वो जल्दी से येन का फ्लावर भी यहाँ से बाहर फेंक देता है और जैसे ही शाओ को उसके घर छोड़ता है तो ये बहुत ही गुस्से में अपने घर आ जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। और हान बस बाहर खड़े होकर उससे आवाज देता रह जाता है। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और शाओ अंधेरा देखकर डरने लगती है। तभी हान जल्दी से शाओ की फिक्र करते हुए अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। फिर लाइट्स भी आ जाती है और हान शाओ को उसके रूम में ले आता है। वो कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। फिर हान बाहर जाता है और तभी उसे उसकी एम्प्लॉय की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि उसने शाओ के बारे में सब इन्वेस्टिगेट कर लिया है। फिर यहाँ पर वो बंदा हान को सब कुछ बताता है कि शाओ जब जर्मनी गई हुई थी तो वहां पर वो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रही थी और उन लोगों ने उसे थैंक्स लेटर भी दिए होते हैं। ये सब जानने के बाद हान काफी शॉक होता है और फिर वो सोचने में लगा होता है कि वो कितनी ज्यादा रिच थी, पर उसने अपने डैड के सारे पैसे उन सारे लोगों को हेल्प करने में लगा दी और अभी तक वो काम करके लोगों की हेल्प ही कर रही है। ये समझ आता है कि जरूर वो अपने डैड के किए का भरपाया कर रही है। फिर नेक्स्ट डे शाओ जैसी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तभी शैन इससे मिलने आया होता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई जगह लेके चले आऊं। तो ये कार में बैठ जाती है और फिर ये इसे लेकर अपनी मॉम की ग्रेव पर आता है और कहता है कि अब मेरी मॉम के सामने अपने सारे सीक्रेट मुझे बता दो जो तुम मुझसे छुपा के रख रही हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है कि तुम जर्मनी में स्टडी करने नहीं गई थी बल्कि बस लोगों की हेल्प करने गई थी। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम मुझे अभी भी नहीं बताना चाहती हो। हान कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो लगता है मुझे ही तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। फिर वो जैसे ही लैंडस्लाइड एक्सीडेंट का नाम लेता है तो शाओ रोने लग जाती है और कहती है कि चुप हो जाओ। फिर हान जल्दी से शाओ को हक करके उसे चुप कराता है और फिर ये इसे सारी चीजें बताती है कि लैंडस्लाइड के एक्सीडेंट वाले दिन ही उसने अपने डैड को फोन कॉल पर बात करते हुए सुन ली थी, तभी उसे सब पता लगा। शाओ ये सारी चीजें बताते हुए भी सोच लेती है कि मैं इसे अभी अपने हार्ट के बारे में नहीं बताऊंगी। हान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे डैड ने ये सब क्यों किया, उसका क्या रीजन था। तो ये इसे नहीं बताती और कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे डैड की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई, इसलिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से मैंने उनकी हेल्प की। हान कहता है कि मैं सब समझ गया, तो यानी यही सब चीजों की वजह से तुम अपने आप को ब्लेम कर रही थी, है ना, और उसमें मेरी मॉम भी शामिल है ना। तुम्हें लग रहा था कि मेरी मॉम की वजह से मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा। शाओ कहती है कि हाँ, सब मेरी वजह से हुआ है, नहीं तो तुम्हारी मॉम आज जिंदा होती। तो हान इसे समझाने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरी मॉम और मैं कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हान शाओ को अपने घर ले आता है और शाओ को भूख लग रही होती है, इसलिए वो उसके लिए नूडल्स बनाने जाता है। तभी शाओ उसे पीछे से हक कर लेती है। फिर दोनों ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर हान शाओ से इस बारे में प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि अब वो दोबारा कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तो वो उसे प्रॉमिस कर लेती है। फिर हान को कंपनी में कुछ अर्जेंट काम पड़ जाता है तो वो उसे गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर शाओ यहाँ पर घर की क्लीनिंग कर रही होती है और तभी इसे रिंग की डिजाइन दिख जाती है, जिसे देखकर ये समझ जाती है कि हान इसे जल्दी प्रपोज करने वाला है। फिर यहाँ पर शाओ के हार्ट में पेन होने लगता है तो वो जल्दी से मेडिसिन लेती है और अपनी ऐसी कंडीशन देखकर वो समझ जाती है कि अब उसके पास सच में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए वो सोच लेती है कि उसे अब हान के साथ ब्रेकअप करना ही होगा। फिर वो उसे बाहर मिलती है और उसे उसके पैसे वापस कर देती है और कहती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर हान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इसे चिल्लाने लगता है कि मुझे लगा था कि 8 साल बाद हम दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई है और अब हम दोनों साथ होंगे। शाओ कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे हो, बस मैं ही बहुत ही सेल्फिश हूँ।
और मैं बस तुम्हारे साथ अपने रिग्रेट का भरपाया कर रही थी, क्योंकि 8 साल पहले जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो मैं तुम्हें बिना गुड बाय बोले चली गई थी। तो मुझे हमारे रिश्ते को एक अच्छी एंडिंग देनी थी, बस इसलिए। हानि से चिल्लाता है कि तुम बस अपनी मर्जी की चीजें करती हो और तुमने मुझे बार बार बस हर्ट किए। तुम्हें पता भी है तुम्हारे ऐसा करने से मैं कैसा फील कर रहा हूँ, और आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था पर तुमने सब खराब कर दी। तुम सच में बहुत ही सेल्फिश लड़की हो। ऐसा बोलकर ये रिंग को यहीं फ्री फेंक कर चला जाता है। फिर शाओ रिंग को देखकर यहीं पर ही रोने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में होती है और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो यहाँ उसे हॉस्पिटल लेकर है और वो उसकी रिंग उसे वापस देकर यहाँ से चला जाता है। फिर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकलती है, तभी उसे ऑर्फनेज से कॉल आता है कि उसने लास्ट टाइम कितना ज्यादा डोनेशन करी थी। शाह का फ्रेंड उसे चिल्लाता है कि तुम्हें अपनी बिल्कुल नहीं पड़ी है और तुम बस पैसे डोनेट करने में लगी हो। शाह कहती है कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्थ अच्छे से जानती हूँ। फिर शाह जब अपने फ्रेंड के साथ होती है तभी हान इन लोग को देख लेता है और फिर शाह अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उसके साथ रिलेशन में, ताकि हान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर वो शाओ को अपने साथ बाहर लंच पर लेकर जाता है, पर शाओ कुछ भी खा नहीं रही होती और कहती है कि मुझे भूख नहीं है। फिर हान यहाँ बाहर स्मोक करने जा रहा होता है और शाओ को देखकर रुक जाता है और कहता है कि मैंने इसे छोड़ दिया था पर तुमने भी तो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करी। शाओ कहती है कि देखना तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी। फिर ये दोनों जैसे बाहर आते हैं तो शाओ अपनी कार में बैठने लगती है। हान कहता है कि अच्छा तुम्हें ड्राइविंग करना भी आता है। फिर शाओ कार ड्राइव करके यहाँ से निकलने वाली होती है, पर तभी हान जानबूझ के पीछे से उसकी कार हिट कर देता है और फिर उसकी कार रिपेयर करवाने के लिए यहाँ से भेज देता है और उसे फोर्स करता है कि अब तुम्हें मेरी कार में ही बैठना पड़ेगा। फिर हान शाओ से इस बारे में पूछता है कि वो तुम्हारी कार थी या फिर उस लो की। तो शाओ बताती है कि लो की। तो हान कहता है कि तभी तो मैं बोलूँ कि मुझे उस कार को हिट करने का क्यों मन कर रहा था। शाओ कहती है कि हाँ, हम तुम्हारे जैसे रिच लोग थोड़ी ना जो जब चाहे किसी भी कार को हिट कर दे। फिर हान शाओ को उसके घर छोड़ देता है और वो इसे पैसे देकर तुरंत ही अपने घर चली जाती है। फिर हान शाओ के फ्रेंड लू का कार्ड देखकर उसके नंबर पे उसे कॉल करता है और उसे बाहर बात करने के लिए बुलाता है और उसे सॉरी वगैरह कहता है कि उसने उसकी कार को हिट कर दिया। तो लू कहता है कि मिस्टर हान आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कार के ऊपर इंश्योरेंस थी तो इंश्योरेंस पॉलिसी पे करेगी। हान कहता है कि लेकिन मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर लू तो बहुत ही खुश हो जाता है कि हान उसके साथ इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करने के लिए मान रहा है। हान कहता है कि लेकिन तुम्हारी कंपनी का कोई रिलायबल बंदा मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करनी चाहिए। और हान सामने से कह देता है कि शाओ इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट रहेगी। तो लू भी मान जाता है कि हाँ, शाओ बहुत ही टैलेंटेड है और वो ये काम कर लेगी। फिर हान से बातों बातों में पूछता है कि वैसे शाओ और तुम्हारे बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये कहता है कि बस फ्रेंडशिप का। पर फिर इसे शाओ की बात याद आती है कि शाओ ने इसे समझाई थी कि उसने भी इसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करी है, तो सभी के सामने उसे उसकी गर्लफ्रेंड ही बोलना चाहिए। फिर यहाँ पर ये हान से कह देता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि शाओ जैसे अपने घर पहुंचती है और लिफ्ट का बटन प्रेस करती है, इतने में हान यहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास अब लवर है। शाओ कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। तो ये कहता है कि पहले मेरा जवाब दो। तो शाओ से झूठ कह देती है कि हाँ है, और वो सोचती है कि लू को अपना बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने का आइडिया एकदम सही है। शाओ से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरे इकलौते एक्स हो? नहीं, मेरे बहुत सारे एक्स हैं और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में बस पैसों की वजह से थी और अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं। अब मैं लू के साथ बहुत ही खुश हूँ और उसके पेरेंट्स भी मुझे लेकर खुश है। हान बहुत ही अपसेट हो जाता है और कहता है कि लू में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। शाओ कहती है कि मैंने बताई ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही एक प्ले गर्ल हूँ और कॉलेज टाइम में भी मैं बस तुम्हें डेट करके खेल रही थी क्योंकि तुम गुड लुकिंग थे और टॉप स्टूडेंट थे। वो ऐसी इसे काफी सारी बातें सुनाकर इसे छोड़कर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ को उसका चाइल्डहुड फ्रेंड मिल जाता है और वो उसे अपने हार्ट की बीमारी के बारे में बता देती है कि जब से उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है और वो मरने वाली है। और वो अपने फ्रेंड को समझाती है कि वो इस बारे में हान को बिल्कुल ना बताए। फिर शाओ कंपनी आ जाती है और इसका फ्रेंड लू से समझाता है कि उन लोग की कंपनी को हान की कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला है और वो प्रोजेक्ट की इंचार्ज है, तब उसे हान की कंपनी जाकर अच्छे से काम करना होगा। फिर शाओ हान की कंपनी आकर उसके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर लंच ब्रेक के टाइम पर ये लोग बाहर खाना खाने गए होते हैं और तभी शाओ से गलती से हान के ऊपर पानी गिर जाता है। फिर वो जल्दी से हान को लेकर हॉस्पिटल आती है और उससे जल्दी से मेडिसिन लगाती है। फिर वो उसकी क्लोज आने लगता है तो ये कहती है कि हमारा लंच ब्रेक खत्म हो गया है तो वापस चलना चाहिए। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हान शाओ को अपनी कार से लेकर जा रहा होता है और तभी वो उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। शाओ इसे नहीं ले रही होती है और कहती है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। हान कहता है कि आखिर तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती हो, मैं जानता हूँ तुम मुझे लाइक करती हो तो आखिर मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। हान कहता है कि तुम कब तक एक्टिंग करने वाली हो, मैं जानता हूँ कि लू और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें अब जब तक एक्टिंग करनी है कर लो, मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ।
शाओ सोचती है कि मैं तुम्हें वेट करते हुए नहीं रख सकती हूँ और वो अपने डॉक्टर की बात याद करती है। डॉक्टर ने शाओ को बताया है कि उसे जल्द से जल्द अपनी सर्जरी करवाने की जरूरत है। अगर वो सर्जरी नहीं करवाएगी तो 1 महीने में वो कभी भी मर सकती है। अब यहाँ पर वो हान से कह देती है कि मैं इस बारे में सोचना चाहती हूँ। तो हान तो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद शाओ अपने घर पे होती है और वो हान की रिंग देखते हुए सोचती है कि क्या मुझे उसे हाँ कह देना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे शाओ जब कंपनी जाती है तो उसे पता लगता है कि हान अपनी आंटी के घर पे गया और वहाँ पर उसकी एंगेजमेंट पार्टी है। फिर वो बहुत ही अपसेट होती है और यहाँ पर फिर वो कंपनी के साथ ट्रिप पर जा रही होती है। तभी अचानक से हान बीच रास्ते में आकर कार रोकता है और शाओ से कहता है कि क्या उसे एंगेजमेंट पार्टी के बारे में पता था। तो वो हाँ कहती है और उसे गुड लक विश करती है उसके आगे की लाइफ के लिए और फिर अपने फ्रेंड के साथ वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाओ बीमार हो जाती है और फिर हॉस्पिटल में एडमिट होती है और यहाँ पर उसके फ्रेंड उसकी केयर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हान को शाओ की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो उसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो उसके फ्रेंड से जाकर पूछता है कि आखिर शाओ कहाँ पर है। तो पहले तो वो लोग उसे झूठ बोलते हैं कि वो अब्रॉड चली गई, पर फिर वो लोग सच बता देते हैं कि वो हॉस्पिटल में है। फिर हान जल्दी से शाओ से मिलने पहुंचता है और वो उसे देखकर खुश होती है और वो उसे सब बताने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं मरने वाली हूँ, पर मैं मरना नहीं चाहती और शायद मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। फिर हान यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और शाओ के दोनों फ्रेंड उसे सॉरी कहते हैं कि हम तुम्हारा सीक्रेट नहीं रख पाए। यहाँ पर शाओ हान को अपनी फीलिंग्स बताते हुए बेहोश हो जाती है और फिर शाओ के फ्रेंड्स उसे बताते हैं और फिर शाओ के फ्रेंड्स हान को बताते हैं कि वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहती है और ये सर्जरी उसकी लाइफ के लिए रिस्की भी है। पर हान डॉक्टर से कह देता है कि उसकी सर्जरी होनी चाहिए और फिर फाइनली हम देखते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और शाओ बिल्कुल ठीक होती है और उसे होश भी आ जाता है। ये देखकर शाओ के फ्रेंड्स भी बहुत ही हैप्पी होते हैं और फिर ये लोग हान और शाओ का अकेले में बात करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। शाओ हान से सॉरी कहती है कि उसने उसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी थी और इस वजह से उसने उसे बहुत अपसेट करी। हान कहता है कि हाँ मैं बहुत गुस्सा हूँ। शाओ कहती है कि हमारे जो 8 साल वेस्ट हुए मुझे उसका भरपाई करना है और दोनों डिसाइड करते हैं कि शाओ जैसी ठीक हो जाएगी तो दोनों कॉलेज जाएंगे घूमने के लिए। फिर दोनों ही अपने कॉलेज आ जाते हैं और पुरानी चीजें याद करने लगते हैं। यहाँ पर शाओ हान को वैसे ही प्रपोज करती है जैसे उसने उसे कॉलेज टाइम में करी थी और फिर हान उसे रिंग पहना देता है और फिर दोनों ही किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।